वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में सेक्शन 8 को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 डील्स विद द पावर ऑफ द जुडिशियल अथॉरिटी टू रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। यानी कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 पावर को बताता है। किसकी पावर को बताता है? यानी कि कोर्ट की पावर को बताता है। क्या होती है कोर्ट के पास पावर? कि देखिए, पार्टीज के डिस्प्यूट को कहां रेफर कर सकती है? आर्बिट्रेशन के पास रेफर कर सकती है। क्या कंडीशंस होती है देखते हैं। द क्रक्स ऑफ द प्रोविजन इज दैट इफ देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज and a dispute arises between the parties which is the subject matter of the arbitration, then the judicial authority directs the parties to resolve their dispute through बिल्कुल सही arbitration। यानी कि पार्टीज हैं, फॉर एन एग्जांपल A एंड B, दोनों के बीच में क्या है? डिस्प्यूट अराइज हुआ है। डिस्प्यूट कैसा होना चाहिए? सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन। दूसरी बात, दोनों ही पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। कौन सा एग्रीमेंट? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। यानी कि ए और बी के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ है और वो डिस्प्यूट कैसा है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन। तो हमारी कोर्ट के पास क्या पावर है? सेक्शन 8 की, यानी कि ए एंड बी के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो ए या बी दोनों में से कोई भी पार्टी क्या कर सकती है? बिल्कुल सही, सेक्शन 8 की एप्लीकेशन लगा सकती है। फॉर एन एग्जांपल, ए और बी के बीच में डिस्प्यूट हुआ, ए ने फाइल कर दिया सूट सिविल कोर्ट में, तो बी के पास पावर है कि बी क्या करेगा? एप्लीकेशन लगा देगा सेक्शन 8 की, कि जो हमारा जो मैटर है वो क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन है। सेकंड, हम दोनों के बीच में यानी कि पार्टीज ए और बी के बीच में क्या है? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। तो कोर्ट के पास क्या पावर है? कोर्ट उस मैटर को, उस डिस्प्यूट को कहां रेफर कर देगी? आर्बिट्रेशन के पास। क्लियर? इफ एन एप्लीकेशन हैज बीन अंडर सेक्शन 8 एंड दैट द इशू इज पेंडिंग बिफोर द जुडिशियल अथॉरिटी, आर्बिट्रेशन मे बी कमेंस्ड एंड आर्बिट्रल अवॉर्ड कैन बी मेड। यानी कि यहां क्या है? देखिए, एग्जांपल से समझते हैं। ए एंड बी का डिस्प्यूट था। ए ने क्या करा? आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट था उसे क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया, यानी कि उसे ध्यान में नहीं रखा। वो सीधा कहां चला गया? कोर्ट के पास। यानी कि उसने सूट फाइल कर दिया कहां पे? सिविल कोर्ट में। तो बी ने क्या करा? एप्लीकेशन डाल दी कहां? कोर्ट में, सेक्शन 8 की। तो सेक्शन 8 की एप्लीकेशन क्या कहती है? बिल्कुल सही, कि कोर्ट क्या कर देगी? मैटर को रेफर कर देगी कहां पे? आर्बिट्रेशन के पास। दो कंडीशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहली, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टीज के बीच में। सेकंड कंडीशन क्या थी? जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन। यानी कि जो डिस्प्यूट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन। क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे बी ने क्या कर दी? एप्लीकेशन फाइल कर दिया कहा? कोर्ट में, सेक्शन 8 की। और अभी क्या है? जो हमारा केस है, जो इशू है, वो क्या है? पेंडिंग है हमारा कोर्ट में, यानी कि जुडिशियल अथॉरिटी के पास क्या है? पेंडिंग है। तब बी चाहे तो क्या कर सकता है? बिल्कुल सही, आर्बिट्रेशन की प्रोसेस को क्या कर सकता है? स्टार्ट कर सकता है। और उस जगह में, यानी कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? आर्बिट्रल अवार्ड भी क्या करा जा सकता है? पास करा जा सकता है। किसके द्वारा? आर्बिट्रेशन के द्वारा। क्लियर? अब ये कहेंगे सर आप क्या करें, केस हमारा पेंडिंग भी है कोर्ट में और हम आर्बिट्रेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि कोर्ट ने रेफर ही नहीं करा। कोर्ट में तो पेंडिंग है ना, अभी रेफर नहीं करा। हाँ, आप क्या कर सकते हैं? आर्बिट्रेशन प्रोसेस को क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको आर्बिट्रल अवार्ड भी ग्रांट हो सकता है, पास हो सकता है। किसके द्वारा? आर्बिट्रेटर के द्वारा। और आपका कोर्ट अगर क्या है? कोर्ट में केस क्या है? पेंडिंग है। क्लियर? आपने बस क्या करना है? एप्लीकेशन फाइल करनी, किसकी? सेक्शन 8 की। क्लियर? अब ये चीज कहां लिखी गई है वो भी बताऊंगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात कर लेते हैं एक बार सेक्शन 8 की बेयर एक्ट के तरीके से। क्लियर? यानी कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज कई स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती, तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 8, पावर टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। क्लियर? कि भैया पावर है किसके पास? कोर्ट के पास है। वो पार्टीज को कहां रेफर कर सकता है? आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर सकता है। कब रेफर कर सकता है? वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। यानी कि पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट मैंने पीछे वाली स्लाइड में क्या बताया था? जो उनका डिस्प्यूट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन। क्लियर? अब बात करते हैं सबसेक्शन 1 की। अ जुडिशियल अथॉरिटी बिफोर विच एन एक्शन इज ब्रॉट इन द मैटर which is the subject of an arbitration agreement shall, if a party to the arbitration agreement or any person claiming through or under him so applies not later than the date of submitting his first statement on the substance of the dispute, then
नॉट विद स्टैंडिंग एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एनी कोर्ट रेफर द पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन अनलेस इट फाइंड्स दैट द प्राइमा फेसी नो वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक्सिस्ट। अब देखते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। ये पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहली बात कहता है कोर्ट के पास क्या होती है, जुडिशियल अथॉरिटी के पास क्या होती है, पावर होती है कि वो पार्टीज को कहां कर सकता है, रेफर कर सकता है आर्बिट्रेशन के पास। कब? अगर उनके बीच में क्या है, पार्टीज के बीच में क्या है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है। क्लियर? सेकंड, जो पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा था कि क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही, उनका जो डिस्प्यूट होना चाहिए, मैटर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन। अब देखिए, कोर्ट के पास कोई भी केस आया, फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में डिस्प्यूट था। अब ए ने क्या करा, ए और बी के बीच में क्या था, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी था, बट ए ने क्या करा, सूट फाइल कर दिया कोर्ट में। अब कोर्ट को तो नहीं पता चलेगा ना कि ए और बी के बीच में क्या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तो ड्यूटी बनती है कि सामने वाली पार्टी को, अपोजिट पार्टी को, जिसे क्या करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा अपना आर्बिट्रेशन, यानी कि सेक्शन 8 की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी कोर्ट के पास। तभी तो कोर्ट देखेगी कि इन दोनों पार्टीज के बीच में क्या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, और वो उस मैटर को रेफर कर देगी कहां, बिल्कुल सी आर्बिट्रेशन के पास। क्लियर? वो पर्सन यानी कि जो अपोजिट पार्टी है, या किन सर्कमस्टांसेस में, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जिस पर्सन ने, जिस पार्टी ने सूट फाइल करा है कोर्ट में, वो भी क्या कर सकता है, सेक्शन 8 की एप्लीकेशन लगा सकता है। बट अभी उसे यहां डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ जनरल रूल के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं जनरल रूल क्या कहता है, तो जो अपोजिट पार्टी है वो क्या करेगी, एप्लीकेशन लगाएगी सेक्शन 8 की कोर्ट के पास। ठीक है, यानी कि कोर्ट में क्या करेगी, सेक्शन 8 की एप्लीकेशन लगा देगी। अब वो सेक्शन 8 की एप्लीकेशन कब तक लगा सकती है अपोजिट पार्टी, नॉट लेटर देन द डेट ऑफ सबमिटिंग हिज फर्स्ट स्टेटमेंट। यानी कि क्या करा, जब ए पार्टी ने क्या करा, सूट फाइल करा, तो जो बी पार्टी यानी कि अपोजिट पार्टी है, वो अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट को सबमिट करने से पहले पहले क्या करेगी, सेक्शन 8 की क्या करेगी, एप्लीकेशन लगा देगी। ऐसा नहीं होगा कि भैया कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है और कहीं पे भी फाइनल डिग्री पास होने वाली है, तब क्या कर रहे हैं बी पार्टी या अपोजिट पार्टी क्या कर रही है, एप्लीकेशन लगा रही है सेक्शन 8 की। क्लियर? कोर्ट भी उसी पर्सन की हेल्प करता है। यहाँ पे स्लीपिंग कंसेप्ट आ जाता है। स्लीपिंग कंसेप्ट मतलब अगर किसी अपने राइट के लिए कोई स्लीप कर रहा है, यानी कि अपने राइटों के लिए ही सो रहा है, तो कोर्ट उस जगह हेल्प नहीं करेगी। यानी कि पर्सन के ऊपर खुद अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे बीच में, पार्टीज के बीच में क्या है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, तो मुझे एप्लीकेशन लगानी किस चीज की, सेक्शन 8 की। क्लियर? और सेक्शन 8 की एप्लीकेशन को देख के अगर देखा, जैसे कोर्ट ने देखा कि ये क्या है, जो इनका सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, आर्बिट्रेशन मैटर है। क्लियर? सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, तो तुरंत ही कोर्ट क्या कर देगी, रेफर कर देगी डिस्प्यूट को किसके पास, आर्बिट्रेटर के पास। क्लियर? कम्स टू द सबसेक्शन 2, द एप्लीकेशन रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 shall not be entertained unless it is accompanied by the original arbitration agreement or a duly certified copy thereof। तो देखिए सबसेक्शन 2 क्या कहता है, जैसा हमने सबसेक्शन 1 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने सबसेक्शन 1 में, कि जुडिशियल अथॉरिटी क्या करेगी, मैटर को रेफर कर देगी कहां, आर्बिट्रेशन के पास। कब कर देगी, जब पार्टी क्या करेगी, सबमिट कर देगी सेक्शन 8 की एप्लीकेशन कोर्ट में। क्लियर? तो पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या थी, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टी कब फाइल करेगी हमारी सेक्शन 8 की एप्लीकेशन, नॉट लेटर देन द डेट ऑफ सबमिटिंग हिज फर्स्ट स्टेटमेंट। दोनों के बीच में जो मैटर हुआ है वो क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन। तो देखिए प्राइमा फेसी यानी कि पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट है और ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो जुडिशियल अथॉरिटी यानी कि कोर्ट मैटर को रेफर कर देगी कहां, आर्बिट्रेशन के लिए। तो अब इस सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया, सबसेक्शन 2 में ये कहा गया कि जो हमारा सबसेक्शन 1 की कंडीशन है उसे कोर्ट एंटरटेन तभी करेगी जब पार्टी क्या करेगी, सेक्शन 8 की एप्लीकेशन के साथ क्या लगाएगी, जो उनका आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है उसकी ओरिजिनल कॉपी लगाएगी। क्लियर? और अ ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी दे रहा हूं। क्लियर हो गया? सबसेक्शन 3 के बारे में बात करते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग दैट एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड अंडर सबसेक्शन 1 and that the issue is pending before the judicial authority. Come to the next slide. Authority, arbitration may be commenced or continue and an arbitral award made. तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि यानी कि आपका जो इशू है वो पेंडिंग है कोर्ट में, और पार्टी ने क्या करी है, एप्लीकेशन लगा दी है, यानी कि एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं किस सेक्शन की, सेक्शन 8 की, कि हमारे पार्टीज के बीच में क्या है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, कोर्ट से हमारी दरखास्त है कि हमारे मैटर को कहां रेफर कर दिया जाए, आर्बिट्रेशन के पास रेफर कर दिया जाए। क्लियर? तो इस सिचुएशन में पार्टी क्या कर सकती है, जो आर्बिट्रेशन की प्रोसेस है, यानी कि अभी पेंडिंग है कोर्ट में केस, तब भी क्या कर सकती है, पार्टी क्या कर सकती है, बिल्कुल सही, आर्बिट्रेशन की प्रोसेस को क्या कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है। और इस सिचुएशन में
जो आर्बिट्रेटर है वो क्या पास कर सकता है, आर्बिट्रल अवार्ड भी पास कर सकता है। क्लियर? इफ अ सूट हैज बीन फाइल्ड डिस्पाइट देयर बीइंग एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, then the other party would have an option of filing an application under section 8 for the reference of the matter to the arbitration of the matter to arbitration। तो देखिए यही सेंटेंस में कहा गया है कि देखिए अगर कोई पार्टी क्या करती है, कोर्ट में केस फाइल कर देती है और उन दोनों पार्टीज के बीच में क्या होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है, तो अपोजिट पार्टी क्या करेगी, बिल्कुल सही, सेक्शन 8 की एप्लीकेशन क्या कर देगी, सबमिट कर देगी कोर्ट में, और जुडिशियल अथॉरिटी कोर्ट उस मैटर को कहां रेफर कर देगी, आर्बिट्रेशन के पास रेफर कर देगी। क्लियर? वी शुड कीप इन द माइंड दैट इट इज द अदर पार्टी हु इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू फाइल एन एप्लीकेशन, एंड इफ नो एप्लीकेशन इज फाइल्ड इट वुड अमाउंट टू अ वेवर एंड द मैटर वुड रिमेन इन द कोर्ट। यानी कि क्या गया यहां कि सिंपल सी बात है, एक पार्टी ने क्या करा भैया, कोर्ट में क्या कर दिया, सूट फाइल कर दिया, दूसरी पार्टी के ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन है, अगर उसे अपना मैटर क्या करना है, रेफर करवाना आर्बिट्रेशन के लिए, तो उसे सेक्शन 8 की एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी कोर्ट पे। कोर्ट को खुद ख्वाब नहीं आएंगे, यानी कि खुद उसे ये नहीं पता चलेगा इन पार्टीज के बीच में क्या है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है या नहीं है, तो दूसरी पार्टी के ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन है, उसे सेक्शन 8 की एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी विद ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अगर वो पार्टी यानी कि अपोजिट पार्टी क्या नहीं करती, अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करती, यानी कि सेक्शन 8 की एप्लीकेशन सबमिट नहीं करती, तो सिंपल सी बात है वो मैटर कहां रहेगा, रेफर नहीं करा जाएगा जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा आर्बिट्रेशन को, वो मैटर कहां रह जाएगा, वुड रिमेन इन द कोर्ट। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट, देयर शुड बी अ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टीज। तो यानी कि सेक्शन 8 का सबसे फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है पार्टीज के बीच में, यानी कि वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पार्टीज के बीच में नहीं है, तो जो कोर्ट है वो क्यों करेगी मैटर रेफर आर्बिट्रेशन के लिए। क्लियर? तो फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट क्या है, पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर? सेकेंड, एक्शन शुड बी ब्रॉट before the judicial authority and that action should be a subject matter of the arbitration। यानी कि ए और बी का जिस मैटर के ऊपर लड़ाई हो रही है, जो भी डिस्प्यूट है, वो क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन। क्लियर? थर्ड, either of the parties or any person related to the dispute should invoke the arbitration clause or agreement before the date of submitting their first statement on the substance of the dispute before the judicial authority। यानी कि कोर्ट के सामने भी भैया उन्हें क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 8 की क्या करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, यानी कि उन्हें बताना पड़ेगा कि हमारे बीच में क्या है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, पार्टीज के बीच में क्या करता है, आर्बिट्रेशन एग्जिस्ट करता है, तो हमारे मैटर्स को क्या कर दिया जाए, रेफर कर दिया जाए आर्बिट्रेशन के पास। और इसके साथ साथ जब हम एप्लीकेशन लगाएंगे क्या सबमिट करेंगे, बिल्कुल सही, ओरिजिनल कॉपी ऑफ या ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। क्लियर? ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी ऑफ देयर ऑफ, या हम क्या करेंगे, ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी टू रेफर द केस टू द आर्बिट्रेशन शुड बी फाइल्ड विद द ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और इट्स ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी। की ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही समझा दिया थर्ड के साथ। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। जजमेंट। MTNL यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड वर्सेस कैनरा बैंक एंड अदर्स। साइटेशन 2020 12 SCC 767। कोर्ट कौन सी है हमारी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डेट 8 अगस्त 2019। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट आल्सो क्लैरिफाइड अपॉन अ प्रिंसिपल कॉल्ड एज द ग्रुप ऑफ कंपनी प्रिंसिपल। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, क्लैरिफाई करा था एक प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, ग्रुप ऑफ कंपनी प्रिंसिपल। अब ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रिंसिपल क्या कहता है, इट मींस दैट इफ देयर आर मेनी कंपनी इन अ ग्रुप एंड वन ऑफ देम, जनरली द पेरेंट कंपनी, has the arbitration clause, then all of them can be considered to be bound by the arbitration agreement। ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रिंसिपल क्या कहता है, देखिए अब एक चीज मानिए, एक ग्रुप है, उसके अंदर काफी सारी कंपनीज है, और जो पेरेंट कंपनी है उसके पास क्या है, उसका आर्बिट्रेशन क्लॉज है, यानी कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। तो बाकी सारी जो अदर कंपनीज रहेंगी वो भी बाउंड होंगी किस चीज के लिए, आर्बिट्रेशन क्लॉज के लिए, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, ए ग्रुप है, एक ग्रुप में सबसे टॉप मोस्ट कंपनी है ए, क्लियर, पेरेंट कंपनी, और उसके नीचे बी सी डी ई एफ।
ए ने क्या कर रखा है, आर्बिट्रेशन क्लॉज कर रखा है, क्लियर, या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर रखा है। आर्बिट्रेशन क्लॉज का आप मतलब समझ रहे हैं ना, कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो उनका एक क्लॉज है वो क्या, आर्बिट्रेशन क्लॉज है, क्लियर। और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट दो तरीके से होता है, या तो आप सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर लीजिए, या आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर लीजिए, एक क्लॉज ऐड कर लीजिए, आर्बिट्रेशन क्लॉज, तो वो भी क्या होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है। तो जो हमारी पेरेंट कंपनी है वो क्या कर रही है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है उसके पास, या आर्बिट्रेशन क्लॉज है। तो जो अदर कंपनीज हैं, यानी कि उस ग्रुप के अंदर जो जो कंपनीज हैं वो क्या होंगी, द पेरेंट कंपनी हैज द आर्बिट्रेशन क्लॉज, देन ऑल ऑफ देम, यानी कि जो अदर हमारी कंपनीज हैं कैन बी कंसिडर्ड टू बी बाउंड बाय द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, यानी कि जो अदर कंपनीज होंगी वो भी क्या होंगी, बाउंड होंगी उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से, क्लियर, उस आर्बिट्रेशन क्लॉज से, क्लियर। इन दिस केस देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड एज कन्फिना, which was the subsidiary of the Canara Bank, which had purchased certain shares of the MTNL. There was a dispute between Canfina versus MTNL, यानी कि अब dispute किसके बीच में हो चुका है, Canfina के बीच में और MTNL के बीच में, clear। Come to the next slide. The MTNL and the Canara Bank had an arbitration clause, and the question was whether Canfina can be a party to the arbitration despite the fact इट इज नॉन सिग्नेटरी। अगर हम बात करते हैं जो हमारी MTNL कंपनी थी और कैनरा बैंक थी, यानी कि दोनों ही पार्टीज के पास क्या था, आर्बिट्रेशन क्लॉज था। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या कैनफिना भी पार्टी होगी किसकी, आर्बिट्रेशन की, यानी कि यहां पे क्या है, जो पेरेंट कंपनी है वो क्या है, आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, वहां पे क्या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए जो हमारी अदर कंपनी है कैनफिना, वो क्या आर्बिट्रेशन की क्या होगी, पार्टी होगी या नहीं होगी, क्लियर। It was held that Canfina can be a made-up party even otherwise when a person is claiming a right through one person, then he is also bound by the duties also. And if there was an arbitration clause, the person enjoying the rights would be bound by it. यानी कि जो हमारी कैनफिना है वो भी क्या कहलाएगी, आर्बिट्रेशन की पार्टी कहलाएगी। और देखिए यहाँ पे जो अदर ग्रुप रहते हैं, यानी कि जो एक ग्रुप की अदर कंपनीज रहती हैं, तो वो कंपनीज क्या करेंगी, एंजॉय तो करेंगी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को, राइट्स को एंजॉय तो करेंगी, और वो क्या होंगी, बाउंड भी होंगे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में, क्लियर। क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन यानी कि सेक्शन 8 की एप्लीकेशन आप कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं, तो उसका टाइम क्या है, किसी भी टाइम कर लें, यानी कि कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या कर रही है, कोर्ट जजमेंट पास कर चुकी है, डिग्री पास कर चुकी है, तब हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट लगा दें कि ये तो कोर्ट के पास इसकी अथॉरिटी नहीं है, ये हमारा मैटर तो क्या आर्बिट्रल मैटर है, तो आप हमारे मैटर का जो भी डिग्री आपने पास करी है, जजमेंट पास करा, उसे वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए और हमारे मैटर को कहाँ रेफर कर दीजिए, आर्बिट्रेशन के पास रेफर कर दीजिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, पार्टी की क्या होती है, ड्यूटी होती है कि उसे क्या करना है, एप्लीकेशन की फाइल करनी है, किस चीज की, सेक्शन 8 की। अगर उन पार्टीज के बीच में क्या है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तो अपोजिट पार्टी पे क्या है, ऑब्लिगेशन है कि उसे सेक्शन 8 की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करनी है विद ओरिजिनल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। अगर वो ये चीज नहीं करता, नॉट लेटर देन द डेट ऑफ सबमिटिंग इट्स फर्स्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, अगर वो फर्स्ट स्टेटमेंट से पहले वो सबमिट नहीं करता, उसके बाद करता है एप्लीकेशन फाइल, तो कोर्ट में जो मैटर है वो कोर्ट के पास ही रह जाएगा, क्लियर। द मैटर वुड रिमेन इन द कोर्ट, क्लियर। फिर वो रेफर नहीं करा जाएगा किसके पास, आर्बिट्रेशन के पास, क्लियर। इन SMPL इंफ्रा लिमिटेड वर्सेस ट्राई स्क्वायर स्विच केस दिल्ली हाईकोर्ट, यहाँ DHC कर लीजिए, जहां DHS है ना तो वो गलती से लिख चुका है, आप उसे सही कर लीजिए, दिल्ली हाईकोर्ट है वहां DHC, क्लियर। 6 जुलाई 2020 डबल बेंच, और सेकेंड एरर कहाँ है, ए डिसीजन बेंच नहीं है, अ डिवीजन बेंच है, क्लियर। अ डिवीजन बेंच ऑफ द दिल्ली हाईकोर्ट हैज हेल्ड दैट द डेट फॉर द फाइलिंग एप्लीकेशन शुड बी मैक्सिमम ऑफ 90 days और 120 days इन कमर्शियल सूट्स फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ समन्स। यानी कि एक पार्टी ने क्या करा, सूट फाइल कर दिया, दूसरी पार्टी के पास क्या है, समन उसने रिसीव कर लिए। जिस दिन उसने समन रिसीव करें उससे 90 दिन के समय में, यानी कि 19 days के अंदर, विद इन 19 days उसे क्या करनी है, सेक्शन 8 की क्या करनी है, एप्लीकेशन फाइल करनी है कोर्ट में। और कमर्शियल सूट में क्या डेज है, 120 days, विद इन 120 days, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। P. Anand Gajapati Raju versus PVG Raju 2004 SCC 539. It was held that the following matters cannot be referred to the arbitration. अब कुछ ऐसे मैटर्स के बारे में जानते हैं जो मैटर्स में, यानी कि पार्टी क्या कर रही है, सेक्शन 8 की एप्लीकेशन भी लगा रही है, कोर्ट के पास सबमिट कर रही है,
तब भी कोर्ट उन मैटर्स को रेफर नहीं करेगी आर्बिट्रेशन के पास। क्यों रेफर नहीं करेगी जी? सेक्शन 8 में तो सर आपने पढ़ाया था कि कोर्ट को क्या है, कोर्ट को मैटर रेफर ही करना पड़ेगा आर्बिट्रेशन के पास। अगर सेक्शन 8 की एप्लीकेशन लगा रहे हैं और ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पार्टी का कर रही है, सबमिट कर रही है कोर्ट के पास। देखिए, अगर मैटर हमारा डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन, रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, डिस्प्यूट ऑफ फ्रॉड, फोर्जरी या क्रिमिनल ऑफेंसेस, यानी कि उन दोनों पार्टीज का जो डिस्प्यूट है वो फ्रॉड से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड है, क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेटेड है, तो देखिए वो जो डिस्प्यूट है ना वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं है। तो इन सारी सिचुएशंस पे कोर्ट क्या करेगी? मैटर को रेफर नहीं करेगी किसके पास? आर्बिट्रेशन में। क्लियर? सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 8 इज प्रीएम्प्टरी. It is the obligation for the court to refer the party in the terms of arbitration agreement. The power of the court is not discretionary. If the condition of the arbitration agreement are satisfied, it shall refer to suit to arbitration. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा जो सेक्शन 8 है वो क्या कहता है कि वो कोर्ट के ऊपर क्या ऑब्लिगेटरी है, यानी कि जो सेक्शन 8 क्या है, एक ऑब्लिगेटरी सेक्शन है। ऑब्लिगेटरी क्यों है? क्योंकि कोर्ट के ऊपर क्या डालता है? ऑब्लिगेशन डालता है कि पार्टी ने क्या करा भाई, सेक्शन 8 के आपके ऊपर सेक्शन 8 की एप्लीकेशन सबमिट कर दी कोर्ट पे, ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पे, और मैटर क्या है, अगर सब्जेक्ट जो हमारा मैटर है, डिस्प्यूट है, वो क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन है, तो भैया कोर्ट की क्या है? ड्यूटी है, उसे मैटर को कहां रेफर करना पड़ेगा? आर्बिट्रेशन के लिए रेफर करना पड़ेगा। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. The Supreme Court of India in 2011 enlisted 6 categories of dispute which are non-arbitrable. यानी कि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करे? 6 कैटेगरीज बताई जो क्या है, जो मैटर्स क्या होंगे? नॉन आर्बिट्रेबल होंगे, यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन नहीं होंगे। यानी कि कोर्ट के ऊपर इस पे जब हम सेक्शन 8 की एप्लीकेशन फाइल करेंगे तब भी कोर्ट मैटर रेफर कहां नहीं करेगी? आर्बिट्रेशन के पास रेफर नहीं करेगी। इन द केस ऑफ, किस केस में बताए थे 6 कैटेगरीज? इन द केस ऑफ बूज एलन एंड हैमिल्टन इनकॉर्पोरेशन वर्सेस एसबीआई होम्स फाइनेंस लिमिटेड एंड अदर 2011। अब लिस्ट देख लेते हैं 6 कैटेगरीज क्या है। डिस्प्यूट रिलेटेड टू क्रिमिनल ऑफेंस और फ्रॉड, कोई भी हमारा डिस्प्यूट रिलेटेड क्रिमिनल ऑफेंस से है या हमारा फ्रॉड से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो उस सिचुएशन पे कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैटर किसका है, यानी कि ये सब्जेक्ट, ये जो डिस्प्यूट है वो किससे रिलेटेड है? ये नॉन आर्बिट्रेबल डिस्प्यूट है, तो ये मैटर रेफर नहीं करा जाएगा आर्बिट्रेशन के लिए। क्लियर? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, गार्जियनशिप डिस्प्यूट्स, इंसॉल्वेंसी एंड वाइंड अप डिस्प्यूट्स। देखिए ये आपको सब पता होंगे, मैट्रिमोनियल या मैरिज से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, गार्जियनशिप से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, तो ये 6 डिस्प्यूट्स हैं। इन डिस्प्यूट्स को आप एक बार पढ़ लीजिए, नॉर्मली आपको समझ आ जाएंगे। इन डिस्प्यूट्स में कोर्ट रेफर नहीं करेगी, बिल्कुल सही, केस को कहां? आर्बिट्रेशन के लिए। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. राशिद रसा वर्सेस सदफ अख्तर 2009-8 SCC 710 4 सितंबर 2019. और ये केस जो है हमारा, तो इसमें जजमेंट किन्होंने डिलीवर करा था? ऑनेबल RF नरीमन जस्टिस. इट वॉज हेल्ड दैट अ सिंपल फ्रॉड कैन बी रेफर टू आर्बिट्रेशन. अगर कोई सिंपल फ्रॉड है, यानी कि अभी हमने बूज एलन में क्या देखा था, कोई भी डिस्प्यूट रिलेटेड किससे है, हमारे क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेटेड है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन आर्बिट्रेबल डिस्प्यूट हो जाएगा, तो वो रेफर नहीं करा जाएगा। और क्या लिखा था? और फ्रॉड भी लिखा था। तो हमारे राशिद रसा वर्सेस सदफ अख्तर केस में 2019 में क्या बताया गया? सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा कि इट वॉज हेल्ड दैट अ सिंपल फ्रॉड कैन बी रेफर टू द आर्बिट्रेशन. अगर कोई सिंपल कैटेगरी का फ्रॉड है तो उसे आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर देगी कोर्ट, बट if it is a serious or of a complicated nature then it cannot be referred. यानी कि कोई हमारा क्या है, कॉम्प्लिकेट नेचर का है, सीरियस नेचर का फ्रॉड है, तो उसे कोर्ट क्या नहीं करेगी? रेफर नहीं करेगी आर्बिट्रेशन के लिए. क्लियर? इन सिंपल सेंस, इफ इट इज अ प्योर क्वेश्चन ऑफ राइट इन पर्सोनम. राइट इन पर्सोनम का मतलब क्या होता है? राइट अवेलेबल अगेंस्ट पर्सन, इट कैन बी आर्बिट्रेबल. यानी कि अगर राइट इन पर्सोनम की सिचुएशन है तो क्या होगा? वो मैटर क्या होगा? आर्बिट्रेबल मैटर होगा. बट वेयर इट इज अबाउट द राइट इन रेम, यानी कि राइट अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड की सिचुएशन है, तो वो मैटर क्या हो जाएगा? वो डिस्प्यूट क्या हो जाएगा? नॉट आर्बिट्रेबल. क्लियर? इन द केस ऑफ विद्या ड्रोएलिया वर्सेस दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन 2020 टू SCC 1. अब ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, इसे ध्यान से समझना. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. The Supreme Court has laid down a 4
4 टेस्ट टू आइडेंटिफाई वेदर द डिस्प्यूट इज आर्बिट्रेबल और नॉट, यानी कि विद्या ड्रोलिया वर्सेस दुर्गा ट्रेडिंग में क्या आपका केस में हेल्ड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बताए 4 टेस्ट बताए जिससे आप मैटर को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे ये जो मैटर है, जो ये डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेबल है या नॉट आर्बिट्रेबल। अगर वो आर्बिट्रेबल होगा तो कोर्ट क्या करेगी, उस मैटर को कहां रेफर कर देगी, आर्बिट्रेशन के लिए। अगर वो नॉट आर्बिट्रेबल होगा तो मैटर कहां रेफर होगा, कहीं भी रेफर नहीं होगा, वो कहां रहेगा, कोर्ट में चलेगा। क्लियर। फर्स्ट, व्हेन cause of action and the subject matter of dispute related to action in rem that do not pertain to subordinate right in personam that arise from right in rem। तो यानी कि मैंने आपको क्या बताया था, अभी ये पॉइंट पीछे ही समझा है, कंफ्यूज मत होना। अगर हमारा डिस्प्यूट रिलेटेड किससे है, राइट इन पर्सोनम से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, वो मैटर, वो डिस्प्यूट क्या होगा, आर्बिट्रेबल होगा। अगर वो राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड से रिलेटेड है तो वो डिस्प्यूट क्या होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो क्या होगा, नॉट आर्बिट्रेबल। तो यानी कि अगर आपने किसी भी एक पर्सन के अगेंस्ट में कोई भी आपका कॉज ऑफ एक्शन है, यानी कि कॉजैलिटी है किसके अगेंस्ट में, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में, तो वो चीज क्या होती है, बिल्कुल सही, आर्बिट्रेबल डिस्प्यूट होता है। मगर आपने कोई ऐसा कंडक्ट करा, कॉज ऑफ एक्शन आपका ऐसा है जो अगेंस्ट द वर्ल्ड है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो क्या मैटर, वो डिस्प्यूट क्या होगा, नॉट आर्बिट्रेबल। क्लियर। व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट अफेक्ट्स द थर्ड पार्टीज राइट, यानी कि आपके कॉज ऑफ एक्शन या सब्जेक्ट मैटर जो भी आपके डिस्प्यूट का है वो किससे अफेक्ट कर रहा है, थर्ड पार्टी के राइट को अफेक्ट कर रहा है, तो भी वो क्या होगा, नॉट आर्बिट्रेबल। क्लियर। व्हेन द कॉज ऑफ एक्शन एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट रिलेट्स टू inalienable sovereign and public interest function of the state, hence mutual adjudication would be enforceable। यानी कि क्या है, जो आपका cause of action है या सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट है वो किससे रिलेटेड करता है, रिलेट टू द सोवरेन पब्लिक इंटरेस्ट फंक्शन ऑफ द स्टेट्स। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मैटर आपका क्या होगा, नॉट आर्बिट्रेबल। लास्ट वन, व्हेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट इज एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन नॉन आर्बिट्रेबल एज पर मैंडेटरी स्टैट्यूट। यानी कि क्या है कि देखिए जो भी हमारा मैटर है उसे एक्सप्रेसली क्या कर रखा है, बार्ड कर रखा है, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा, वो मैटर हमारा, वो डिस्प्यूट क्या कहला जाएगा, नॉन आर्बिट्रेबल कहला जाएगा। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिक्वायरमेंट ऑफ ओरिजिनल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट और इट्स सर्टिफाइड कॉपी। सेक्शन 8 मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द पार्टीज टू सबमिट द ओरिजिनल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट along with the application under section 8 to seek reference to arbitration। यानी कि सेक्शन 8 में आपने क्या पढ़ा था, जब पार्टी क्या करेगी, सेक्शन 8 की एप्लीकेशन कहां करेगी, सबमिट करेगी, कहां पे, कोर्ट पे, कि हमारे मैटर को रेफर कर दिया जाए किसके लिए, आर्बिट्रेशन के लिए, क्योंकि हमारा क्या मैटर क्या है, आर्बिट्रल मैटर है और हमारे बीच में क्या आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है। तो इस सिचुएशन में मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था कि पार्टी साथ साथ क्या सबमिट करेगी, ओरिजिनल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को भी क्या करेगी, सबमिट करेगी कोर्ट के पास। क्लियर। इन राधाकृष्णन वर्सेस मेस्ट्रो इंजीनियरिंग AIR 2010-1 SCC 72 it was held that the filing of the original agreement or certified copy thereof is mandatory। यानी कि क्या है भैया, तो आप सर्टिफाइड कॉपी आप सबमिट करिए कोर्ट पे या ओरिजिनल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट सबमिट करें, कब, जब आप सेक्शन 8 की एप्लीकेशन क्या कर रहे हैं, कोर्ट में लगा रहे हैं। क्लियर। सो बिकॉज ऑफ द जजमेंट्स इन द अब्सेंस ऑफ द कॉपी देयर ऑफ, यानी कि हम अगर हमने आर्बिट्रेशन की जो एग्रीमेंट है, ओरिजिनल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट सबमिट नहीं करा और सेक्शन 8 की एप्लीकेशन लगा दी, या हमने उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी सबमिट नहीं करी, द एप्लीकेशन वर डिसमिस्ड, यानी कि जो आपने सेक्शन 8 की एप्लीकेशन लगाई उसे क्या कर दी जाएगी, डिसमिस कर दिया जाएगा। एंड द केसेस विच शुड हैव गॉन टू द आर्बिट्रेटर वर लेफ्ट इन द कोर्ट्स, यानी कि जो हमारा केस है वो आर्बिट्रेटर के पास नहीं भेजा जाएगा, वो कहां रख दिया जाएगा भैया, कोर्ट ही उस पर क्या करेगा, डिसाइड करेगा उस केस को। क्लियर। तो सेक्शन 8 के साथ आपको क्या लगानी थी, ओरिजिनल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट लगा के देना था। क्लियर। एप्लीकेशन के साथ अगर आप नहीं देंगे तो एप्लीकेशन आपकी क्या कर दी जाएगी, डिसमिस कर दी जाएगी और द केस वुड रिमेन इन द कोर्ट। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। बट इन द ईयर 2016 एन अमेंडमेंट वॉज मेड एंड अ प्रोविजन वॉज एडेड। अब प्रोविजन क्या कहता है, 2016 में अमेंडमेंट हुई थी और अमेंडमेंट में एक प्रोविजन क्या करा गया था, ऐड करा गया था। वो अमेंडमेंट में जो प्रोविजन ऐड हुआ है वो क्या कहता है, देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द ओरिजिनल आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट और सर्टिफाइड कॉपी देयरऑफ इज नॉट अवेलेबल विद द पार्टीज अप्लाइंग फॉर द रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन अंडर सबसेक्शन 1 एंड सेड दैट agreement or certified copy is retained by the other party
to that agreement, then the party so applying shall file such application along with a copy of the arbitration agreement and a petition praying the court to call upon the other party to produce the original arbitration agreement or its duly certified copy before the court. तो अमेंडमेंट क्या कहता है? देखिए ए एंड बी है, एग्जाम्पल समझते हैं। ए एंड बी है, ए के पास क्या ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, उसने क्या करा, कोर्ट में क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया। बी कहता है कोर्ट के पास कि मैं सेक्शन 8 की एप्लीकेशन डाल रहा हूं, मुझे पता है कि मुझे साथ में ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी क्या करना है, सबमिट करना है। बट सर जो ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, कहता है जैसा जो ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो मेरे पास नहीं है, पार्टी के पास है, यानी कि ए के पास है। तो प्लीज इट्स रिक्वेस्ट करता है कोर्ट को कि ए पार्टी को क्या कहा जाए कि वो प्रोड्यूस करे ओरिजिनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कोर्ट में। क्लियर? होपफुली आपको सभी टॉपिक सेक्शन 8 से रिलेटेड पूरा बेयर एक्ट में जो लिखा था लाइन टू लाइन मैंने कवर करवाया है। अगर वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका सच में अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियोस। अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक आपको समझ नहीं आ रही या कोई केस लो है, जैसे फॉर एन एग्जांपल सेक्शन 8 से रिलेटेड कोई केस लो मैंने छोड़ दिया, आपको चाहिए, आपको उसके बारे में जानना है, समझ नहीं आ रहा, आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में, लिंक डिस्क्रिप्शन में। कोई एक न्यू वे, अगर आपको ये स्ट्रैटेजीज नहीं है पसंद आ रही या नहीं समझ आ रहा है इस स्ट्रैटेजी से, तो कोई नई स्ट्रैटेजीज है वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी सपोर्ट करते हैं मुझे, थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैव अ नाइस डे।